नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं, जो किसी भी एग्जाम में जिसमें भी जीएस पूछी जाती है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होता है हमारा। महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग पहले थ्योरीज करते हैं, फिर एमसीक्यूज करते हैं, फिर वन लाइनर सॉल्व करते हैं। और इन सभी चीजों में हर एक टॉपिक के हर एक पॉइंट का लगभग 8 से 10 बार रिवीजन हो ही जाता है। तो दोस्तों जब किसी भी चीज का 8 से 10 बार रिवीजन एक ही बार में पढ़ने में हो जाता है तो दोस्तों जाहिर सी बात है वो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और एग्जाम में एग्जीक्यूट करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों हम लोग अभी तक नागरिकता भाग 2 तक पढ़ चुके थे, उसकी प्रॉपर एमसीक्यूज, वन लाइनर्स सारी, उसमें पीवाईक्यूज भी थी और कुछ एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे वो भी उसमें समाहित थी। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ से अपने सेशंस की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं मूल अधिकार के बारे में। तो दोस्तों जो मूल अधिकार की है वो मूल अधिकार क्या होता है? मूल अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में वर्णित ऐसे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए लाभदायक होते हैं, सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। मतलब जो भी हमारा मूल अधिकार होगा, संविधान में ऐसे बहुत सारे अधिकार वर्णित हैं, लेकिन भाग 3 में जो अधिकार होगा वो हमारा मूल अधिकार होगा और वो मूल अधिकार हमारे सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। सर्वांगीण विकास में जैसे हमारा भौतिक विकास, हमारा आध्यात्मिक, हमारा नैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के विकास के लिए, मतलब व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक ऐसे सभी अधिकार जो हमारे संविधान के भाग 3 में वर्णित होते हैं वो मौलिक अधिकार कहलाते हैं। तो दोस्तों अब आप लोगों को मौलिक अधिकार के बारे में समझ में आ गया होगा। अब आते हैं मानवाधिकार के बारे में। मानवाधिकार का मतलब मनुष्य को मनुष्य होने के नाते जो अधिकार प्राकृतिक रूप से प्राप्त है उसे कहते हैं मानवाधिकार। समझ में आई बात? मनुष्य को मनुष्य होने के नाते प्राकृतिक रूप से, कहने का मतलब आपको शिक्षा लेने का अधिकार है, आपको निद्रा लेने का अधिकार है, आपको भोजन का अधिकार है। तो ये सारी चीजें क्या है? प्राकृतिक रूप से आपको टहलने घूमने फिरने का अधिकार है, ठीक नहीं? तो ये सारी चीजें क्या आ जाती हैं? मानवाधिकार आ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मानवाधिकार में जो चीजें शामिल होगी वो मूल अधिकार में नहीं शामिल होंगी, ऐसा नहीं है। कुछ मानवाधिकार होते हैं जो हमारे मौलिक अधिकार में भी शामिल होता है, अर्थात हमारे संविधान के भाग 3 में भी वर्णित होते हैं। जैसे शिक्षा का ही अधिकार देख लीजिए आप लोग, है कि नहीं? तो ये मानवाधिकार में भी शामिल है और मूल अधिकार में भी शामिल है कि नहीं? तो ये सारी चीजें हैं। अब आगे देखते हैं संवैधानिक अधिकार। अब दोस्तों संवैधानिक अधिकार और मूल अधिकार में आपको ये समझने की जरूरत है, जैसे मूल अधिकार में संविधान के भाग 3 में वर्णित अधिकार होंगे, लेकिन संवैधानिक अधिकार में भाग 3 के अतिरिक्त संविधान में कहीं भी वर्णित होगा अधिकार तो वो संवैधानिक अधिकार होगा। ठीक है दोस्तों, तो संवैधानिक अधिकार और मूल अधिकार में हमको ये चीज अंतर, डिफरेंस समझना है। तो संवैधानिक अधिकार मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में क्या आ जाएगा? जो संविधान के भाग 3 में वर्णित नहीं है, भाग 3 के अतिरिक्त जो वर्णित हैं और संविधान के किसी भाग में है या संविधान के कहीं अन्य जगह पर है, वो हमारे आ जाएंगे संवैधानिक अधिकार। जैसे बिना विधि के ना तो कर लगाया जा सकता है और ना ही कर संग्रहित किया जा सकता। मतलब सरकार या संसद बिना कानून बनाए, बिना विधि बनाए किसी भी प्रकार के करों को संग्रहित नहीं कर सकती है। ये हो जाएगा आपका संवैधानिक अधिकार। और आ जाता वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार मतलब सार्वभौमिक मताधिकार। जो भी 18 वर्ष से ऊपर हैं उनको वयस्क मताधिकार का अधिकार प्राप्त है। जैसे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग है हमारे संविधान में, उसका अनुच्छेद 325 आ जाता है। अब बिना विधि के ना तो कर लगाया जा सकता है ना ही कर संग्रहित किया जा सकता है। अब वयस्क मताधिकार आ गया, ये संवैधानिक संविधान में वर्णित है लेकिन भाग 3 में वर्णित नहीं है। समझ में आ रही बात? ये हो जाएगा। अब बिना विधि के किसी व्यक्ति को उसके संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अब पहले संपत्ति का अधिकार क्या था? अनुच्छेद 19(1)(f) में और अनुच्छेद 31 में मूल अधिकार था, परंतु मूल अधिकार से इसको हटा करके कहां रख दिया गया? अनुच्छेद 300 का में भाग 12 में वित्त, संपत्तिवाद और संविदाएं में। तो भाग 3 में पहले था तो ये मौलिक अधिकार था, परंतु अब ये अनुच्छेद 300 का में चला गया तो संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा बिना विधि के। ठीक है ना? तो बिना विधि के संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा उसको, तो ये किस में आ जाएगा? संवैधानिक अधिकार। मतलब संविधान में कहीं और वर्णित था, मतलब भाग 3 में वर्णित ना हो। अब देख ले, अगला देख लेते हैं सांविधिक या विधिक अधिकार। सांविधिक या विधिक अधिकार में हमको ये ध्यान देना कि जो संसद के द्वारा निर्मित कानून होंगे वो सांविधिक या विधिक अधिकार में आएंगे। मतलब संसद में निर्मित कानून होंगे लेकिन उनको संविधान में शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब उनको संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल नहीं किया जाएगा। महज कानून बनाने के लिए संसद के द्वारा जो कानून पास किया जाएगा, ऐसे अधिकार जो होंगे वो
सांविधिक या विधिक अधिकार होंगे। जैसे लिखा है ये विधिक कानून या संसद के द्वारा निर्मित कानून या संसद द्वारा निर्मित कानून से उपलब्ध कराए गए अधिकार सांविधिक अधिकार होंगे। जैसे सूचना पाने का अधिकार, हम लोग देखते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में। अब सूचना का अधिकार के बारे में हमसे जो है इंटरव्यू में पूछा था, जो मेन इंटरव्यू होता है यूपीपीसीएस का, वो पूछा था, और जो मौलिक अधिकार था उसको मॉक इंटरव्यू में पूछा गया था हमसे। तो दोस्तों अब जब ये सारी चीजें पूछी जा रही हैं तो जाहिर सी बात है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए। तो सूचना पाने का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में बनाया गया था, लाया गया था। तो दोस्तों ये संविधान, ये संसद के कानून से निर्मित है, तो इसलिए इसको सांविधिक कानून कह दिया जाता है, सांविधिक अधिकार कहा जाता है, ठीक है। वोट देने का अधिकार, ठीक है, और उपभोक्ता मामलों संबंधी अधिकार, ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी? सांविधिक अधिकार। तो दोस्तों अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? मौलिक अधिकार के बारे में समझ लिया, मानवाधिकार के बारे में समझ लिया, संवैधानिक अधिकार के बारे में समझ लिया और सांविधिक अधिकार के बारे में समझ लिया। तो दोस्तों इस तरीके से जब आप चारों एक साथ पढ़ेंगे तो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं मूल अधिकार की कुछ विशेषताएं हैं। हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे मूल अधिकार हमारे भारत देश में हमारे संविधान के द्वारा जो दिया गया वो असीमित व निरपेक्ष नहीं है। ये मत ध्यान दीजिएगा कि हमारा मूल अधिकार है तो हम कुछ भी करें, है कि नहीं। मतलब आप इतने स्वतंत्र नहीं है, आपकी स्वतंत्रता वहीं पर समाप्त हो जाती है जहां पर दूसरे की स्वतंत्रता शुरू होती है। ये नहीं कि आप दूसरे के घर में कूद जाएं, ये नहीं कि आप कुछ भी करें, है कि नहीं, दूसरों को परेशान करें या कुछ भी करें, तो नहीं। मूल अधिकार सीमित है व सापेक्षिक है, ठीक है। मूल अधिकार सीमित है, मतलब उन पर युक्ति प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है ना। संसद के द्वारा कानून बनाकर उन पर निर्बंधन लगाया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे हम लोग देख लेते हैं आपातकाल में हम लोगों के अधिकार निलंबित हो जाते हैं कि नहीं। कुछ जब हम लोग पेट के समय में एग्जाम ओरिएंटेड क्लास ले रहे थे तो उसमें बताया था अनुच्छेद 358 और 359, तो ये उससे संबंधित हो गया, ठीक है। अब कहते हैं मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, मतलब मूल अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय है। इसका मतलब यदि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। मतलब न्यायालय इसको लागू करवाने के लिए 5 प्रकार की रिटें भी जारी कर सकता है। मतलब ये क्या है? मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है और मूल अधिकार में किया गया संशोधन उचित है या अनुचित, इसका निर्णय कौन करती है? न्यायालय करती है। ऐसा नहीं कि संसद कोई भी मूल अधिकारों को कम करने के लिए, उसको शून्य घोषित करने के लिए कोई भी कानून बना देती है, ऐसा नहीं है। कोई भी कानून नहीं बना सकती। कोई भी कानून अगर मूल अधिकार को कम करती है या शून्य करती है तो उसके संबंध में न्यायालय अपना मत देती है, न्यायालय अपना निर्णय देती है कि ये संवैधानिक संशोधन उचित था या अनुचित था मूल अधिकार के बारे में, ठीक है। तो ये समझना है। अब अगला जाता है कि कुछ मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ये तो हम लोग नागरिकता वाले सेशन में भी पढ़ चुके थे। कौन कौन से? 15, 16, 19, 29, 30। नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा। हमारा एक एक सेशन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें हम कई बार रिवीजन कराते हैं। पूरा जब पॉलिटी खत्म होगा हर एक चीज कम से कम 8 से 10, 15 बार कम से कम रिवाइज होगी ही होगी, ठीक है दोस्तों। तो पूरा पढ़िएगा, ठीक है। तो 15, 16, 19, 29, 30 नागरिकों को ही प्राप्त है, केवल भारतीय नागरिकों को। उसका देखिए, अधिकांश मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त है परंतु कुछ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त है। अब जैसे मान लेते हैं कुछ मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, जैसे अनुच्छेद 15, 16। अनुच्छेद 15 में क्या? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। और 16 में सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। मतलब इन दोनों में और बहुत सारे अनुच्छेद हैं जिसमें राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, मतलब राज्य इनमें कमी नहीं कर सकती है। और कुछ मूल अधिकार निजी व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त है, जैसे अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में जैसे अस्पृश्यता को निवारण दिया गया है, मतलब आपके साथ कोई व्यक्ति भेदभाव नहीं कर सकता, छुआछूत का भेदभाव नहीं कर सकता है, या जो है किसी भी प्रकार की असमानता का बर्ताव नहीं कर सकता है। तो ये निजी व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध। यदि कोई करता है तो आप उस व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में न्यायालय में केस दायर कर सकते हैं, ठीक है। अब राज्य के विरुद्ध प्राप्त होने का मतलब जैसे कहीं हत्याएं हो जाती हैं, हत्याएं आप लोग सुनते होंगे, जघन्य अपराध हो जाते हैं, तो उसमें राज्य के विरुद्ध मुकदमा दायर किया जाता है। तो हम लोगों को ये चीज समझनी आवश्यक है, ठीक है दोस्तों। अब आगे आ जाता है, भारत में मूल अधिकार परित्याग नहीं है। मतलब हमारे देश में जो मौलिक अधिकार प्राप्त है हम लोगों को, हम लोग इसको त्याग नहीं सकते हैं। मतलब हमको मूल अधिकार मिला है तो हम ही उसका यूज करेंगे। लेकिन अमेरिका में, यहां से अंतर समझे, अमेरिका में इसको किया जा सकता है। अमेरिका में त्याज्य योग्य है परंतु भारत में त्याज्य योग्य मौलिक अधिकार नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेता है एमसीक्यूज में भी सारी चीजें।
अब अगला देख लेते हैं, भारतीय मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट से प्रेरित है। ये ध्यान देंगे, जो हमारा मौलिक अधिकार है कहां से प्रेरित है? हम लोग संविधान के विदेशी स्रोत में पढ़ रहे थे, तो कहां से प्रेरित है? अमेरिका से। अब अमेरिका से कहां से? बिल ऑफ राइट से। ठीक है, ये चीज ध्यान दे दीजिए। अब मूल अधिकारों को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब ये होता है अधिकार पत्र, और अधिकार पत्र मतलब मूल अधिकार आपके क्या है? अधिकार पत्र है। ठीक है, ये समझना। अब ये हम लोग पढ़ चुके थे अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, 226 के तहत उच्च न्यायालय में किया जाता है, पिछले में अभी एक्सप्लेनेशन में पढ़ चुके हैं। अब भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार राज्यों के कृत्य के विरुद्ध गारंटी देता है, मतलब राज्य के कृत्य के विरुद्ध गारंटी आपको देता है, मतलब आपके मूल अधिकारों का हनन होगा तो आप राज्य के विरुद्ध मुकदमा दायर कर सकते हैं कि नहीं। अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे कि कुछ मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध और कुछ मूल अधिकार नागरिक मतलब व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त है, तो ये वही चीज है। ठीक है दोस्तों। अब तो दोस्तों इसी हिसाब से हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, मूल अधिकार क्या होते हैं, मानवाधिकार क्या होता है, संवैधानिक अधिकार क्या होता है, सांविधिक अधिकार क्या होता है। मूल अधिकार की विशेषताएं पढ़ लिए। असीमित नहीं है, ये निरपेक्ष नहीं है, सीमित और सापेक्ष है, युक्त युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है, राज्य के विरुद्ध प्राप्त है और नॉर्मल व्यक्तियों के भी विरुद्ध प्राप्त है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं कि नहीं। कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त है, 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है। बिल ऑफ राइट्स हमारा अमेरिका से प्रेरित है, इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। कितना समय लगा रिवाइज करने में, है कि नहीं। हम लोग इसी तरीके से रिवाइज भी एक बार कर लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, हम लोग ये पढ़े भी हैं जब हम लोग पेट में ओरिएंटेड क्लास ले रहे थे, एग्जाम ओरिएंटेड क्लास ले रहे थे, तो उसमें जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आया था तो उसमें आप हमसे पढ़ेंगे तो एक चीज, जब तक अगर पूरा जीएस आपको खत्म होगा तो पूरी चीज आपके टिप्स और आपके लिप्स पर होगी, है कि नहीं। तो सब चीज आपको पढ़ा देंगे यहीं पर। तो यह ध्यान रहे कि 28 अगस्त 1928 को जो मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उसमें भी मूल अधिकारों का प्रतिपादन किया गया था। उसमें भी मूल अधिकार थे, उसमें नागरिकता थी, उसमें वयस्क मताधिकार भी था, है कि नहीं। ये सब पढ़ चुके हैं। और अगला देखिए, जो 1931 ईस्वी का कराची अधिवेशन हुआ था, उसमें भी जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी और इसका प्रारूप तैयार किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग। तो दोस्तों यहां से हमको ध्यान देना है कि जो हमारे मूल अधिकार के मतलब मूल अधिकारों का जो प्रेरणा स्रोत है भारतीय संविधान में, एक तो अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से है, और दूसरा जो 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था, हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल वाली जब सीरीज पढ़े थे, जब वीडियो पढ़े थे 31 अक्टूबर के दिन, तो उसमें ये सारी चीजें बताए थे। उसमें मूल अधिकारों में क्या क्या था, अनुच्छेद 29-30 का भी जिक्र था, अन्य मूल अधिकारों का भी वर्णन था, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें पढ़े थे। अब देख लेते हैं हम मूल अधिकार। हमारे मूल संविधान में 7 प्रकार के दिए गए थे, 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, परंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 को हुआ और उसमें संपत्ति के अधिकार को, मतलब संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 19(1)(f) में था और अनुच्छेद 31 में था, उसको हटाकर भाग 12 में वित्त संपत्तिवाद और संविदाओं में शामिल कर दिया गया। अनुच्छेद 301 के अंतर्गत उसको विधिक या सांविधिक अधिकार दे दिया गया था। ठीक है, तो यहां से ये समझना है हम लोगों को, अभी ऊपर नहीं पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद बचते हैं 6 मौलिक अधिकार। उसके बाद जो हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002 आता है, इसमें अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार को उसमें और जोड़ा जाता है। तो दोस्तों यहां से हमको ये चीज 2 चीजें समझना आवश्यक है। बहुत क्वेश्चन पूछता है, हमारा फुल क्लास एग्जाम ओरिएंटेड है, हर एक टॉपिक चुनिंदा टॉपिक्स हैं जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी चीज फर्जी यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। अब देखते हैं वर्तमान में मूल अधिकार 6 हैं हम लोगों के। कौन कौन से हैं? जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 तक है। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार आ जाता है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 आ जाता है। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार आ जाता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 आ जाता है। उसके बाद आ जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 आ जाता है। फिर आता है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 में आ जाता है। ठीक, फिर आ जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में आ जाता है। ठीक है, ये सब। अब जैसे सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, उसमें भी प्रस्तुत किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको तो वही पढ़ेंगे ही,
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान के हृदय और आत्मा कहा है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार है कि नहीं। अब लेकिन हम लोग पढ़े किसे, कहां से, 14 से 32 तक पढ़े भी ना। समानता का अधिकार 14 से 18, फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, मतलब उसके पहले अनुच्छेद 12, 13 और फिर 32 के बाद 33, 34, 35। अनुच्छेद 14 के पहले 12, 13 और फिर 32 के बाद 33, 34, 35 ये भी मूल अधिकारों से संबंधित है। मतलब अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों से संबंधित है। लेकिन अब अनुच्छेद 12 में क्या है, हमको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, ये ध्यान देना। राज्य की परिभाषा में राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी। एक तो हम लोग राज्य पढ़ते हैं, वो दूसरी बात हो गई, ठीक है, कि राज्य का एक निश्चित भौगोलिक भूभाग होना चाहिए, निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए। वो विश्व परिप्रेक्ष्य में, अलग परिप्रेक्ष्य में है, ठीक है, सार्वभौमिक है वो। परंतु जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो राज्य की परिभाषा दी गई है, वो देखते हैं, वो क्या है, संघ की संसद और सरकार होगी। बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है याद करना। देखिए, संसद और सरकार मतलब संसद हो गई और केंद्र सरकार हो गई। दूसरा विधानमंडल और राज्य की सरकारें होंगी, ठीक है। तीसरा स्थानीय सरकारें होंगी, स्थानीय संस्थाएं हो गई, है कि नहीं, ये देख लीजिए। तो मतलब संसद और सरकार हो गई, विधानमंडल और सरकार हो गई, मतलब विधानमंडल और राज्य की सरकार, और स्थानीय प्राधिकरण हो गए। और उसके बाद आ जाता है सरकार की शक्ति का प्रयोग करने वाले कोई व्यक्ति या संस्था, मतलब कोई अन्य प्राधिकरण आ जाएगा इसमें, ठीक है। मतलब 4 चीजें राज्य की परिभाषा में दी गई। अनुच्छेद 12 में मस्ट याद करना, और अनुच्छेद 36 में भी, 12 या 36 में भी यही चीज दी गई है, ठीक है। तो कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, संसद और सरकार, राज्य की विधानमंडल और सरकार, स्थानीय संस्थाएं या स्थानीय प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण। अन्य प्राधिकरण में सरकार की शक्ति का प्रयोग करने वाले कोई भी संस्था होगी या कोई भी व्यक्ति होगा, वो राज्य की कैटेगरी में आएगा। कोई भी संस्था जैसे LIC वगैरह हो जाती है, ठीक है, ये राज्य की कैटेगरी में आ जाती हैं। या DM हो गए, SDM हो गए, ये सब भी राज्य की कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति होते हैं जो सरकार की शक्ति का प्रयोग करते हैं, जो कानून की शक्ति का प्रयोग करते हैं, है कि नहीं। तो ये भी राज्य की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोग अनुच्छेद 12 भी पढ़ लिए कि राज्य की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 13 के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 13 से भी संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। अभी इसके बारे में हम लोग पहले जिक्र कर चुके हैं, अभी इसी सेशन में। अनुच्छेद 13 में क्या है, मतलब राज्य मतलब संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो अधिकारों को कम या समाप्त करती। मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी संसद, कोई भी विधानमंडल, कोई भी स्थानीय प्राधिकरण, कोई भी ऐसी शक्ति, कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो हमारे मौलिक अधिकारों को कम करती हो या समाप्त करते हो। यदि कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है जो हमारे मौलिक अधिकारों को कम करता है या समाप्त करता है, तो उसे उसी सीमा तक अवैध माना जाएगा। मतलब यदि कोई भी कानून ऐसा निर्मित किया जाता है जो हमारे मौलिक अधिकारों को कम करता हो या समाप्त करता हो, तो उसे उसी सीमा तक अवैध माना जाएगा जिस सीमा तक वह हमारे मौलिक अधिकारों को कम व सीमित व समाप्त करता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान दें। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 13 में। मतलब हमारे मौलिक अधिकारों में कमी व हमारे मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। और यदि मौलिक अधिकारों में संशोधन, अच्छा यहां से एक चीज ध्यान देना, इसका मतलब यह नहीं है कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, संशोधन कर सकती है। जैसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 300 का में शामिल कर दिया गया। भाग 12 में वित्त, संपत्तिवाद और संविदाओं में शामिल कर दिया गया। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं शामिल कर सकते, शामिल कर सकती है, लेकिन इसका निर्णय कौन लेगी, कम या समाप्त करती है, इसका निर्णय न्यायालय लेती है। और न्यायालय यह निर्णय लेती है कि ये जो संशोधन किया गया मौलिक अधिकारों में, क्या ये संविधान के आधारभूत ढांचे के विपरीत है या नहीं, ये निर्णय न्यायालय करते। अगर उसके विपरीत होगा तो मतलब कम कर रहा है मौलिक अधिकार या सीमित कर रहा है मौलिक अधिकारों को, तो वो उसको अवैध घोषित कर देगी। ठीक है, तो ये चीज यहां से संबंधित है, हम लोगों को ये चीज समझना है। ठीक है, अब मतलब ये देखिए, वही अगली लाइन लिखिए, अर्थात संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। संशोधन केवल, और ये ध्यान देना, संशोधन केवल विशेष बहुमत से होगा, परंतु आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, ये चीज हम लोग पढ़ लिए। संविधान में वर्णित भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों से संबंधित विशेषताएं या कुछ मौलिक अधिकारों के बारे में हमने जाना।
तो ये मौलिक अधिकारों का एक सामान्य सा परिचय हुआ हम लोगों का। अब हम लोग दोस्तों अगली क्लास में डिटेल के साथ समानता के अधिकारों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो शेयर कर दीजिएगा, लेकिन तो फुल एग्जाम ओरिएंटेड क्लास रहती है हम लोगों की, कोई भी ऐसा टॉपिक आपको फालतू नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसी के साथ सेशन को समाप्त किया जाता है। मिलते हैं अगले क्लास में समानता के अधिकारों के साथ। जय हिंद, जय भारत।